नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि राम मंदिर के चढ़ाव में जो चोरी हुई थी उसके बारे में एसआईटी के हाथ पापियों की गर्दन तक पहुंच गए हैं। एक एक खबर जो मैंने आपको बताई थी वो आज कंफर्म हो गई। आज राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने मान लिया कि चढ़ावे में चोरी तो हुई, पाप तो हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये महापाप करने वाले बचेंगे नहीं, योगी और मोदी किसी को छोड़ेंगे नहीं। जांच में सारी हकीकत सामने आएगी, चोर भी पकड़े जाएंगे और दोबारा ऐसा न हो इसके इंतजाम भी किए जाएंगे। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि चिंता इस बात की है कि अब तक ये समझ में नहीं आया कि यह गोरख धंधा कब से चल रहा था। चोरी सिर्फ चढ़ावे की रकम में हुई या फिर दान में जो सोना चांदी आया उस पर भी हाथ साफ किया गया। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि चंपत राय की निष्ठा पर किसी को शक नहीं है, लेकिन उनकी निगरानी में चूक तो हुई है। अब एसआईटी जांच कर रही है, व्यवस्था की सारी खामियां भी सामने आ जाएंगी। नृपेंद्र मिश्रा ने बहुत सारी बातें खुलकर कही, कुछ बातें इशारों में कही, और उन्होंने जो इशारों में कहा उसकी डिटेल मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है, क्या क्या पता लगा, किस किस से पूछताछ हुई, कितने की चोरी हुई, राम मंदिर ट्रस्ट के पास कितना पैसा है, कहां कहां खर्च हुआ, आमदनी और खर्चे में कहां कितने का फर्क नजर आया। अब शक की सुई किस किस के ऊपर है, ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाता हूं नृपेंद्र मिश्रा की बात। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की चर्चा 2 हफ्ते से हो रही है। एसआईटी की जांच शुरू हुए भी 4 दिन हो गए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव से भी कई राउंड की पूछताछ हुई है। राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा भी आज अयोध्या लौट आए। अब उनसे भी पूछताछ होगी, क्योंकि अनिल मिश्रा ही राम मंदिर के फाइनेंस से जुड़े सारे मामले देखते हैं। ट्रस्ट के जो ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी जी महाराज, वो ज्यादातर प्रवास पर रहते हैं, इसलिए उन्होंने ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा को दे रखी है। एक और महत्वपूर्ण बात आज पता चली, राम मंदिर का एक कर्मचारी था महिपाल ने चढ़ावे में चोरी की शिकायत सबसे पहले अनिल मिश्रा से की थी, लेकिन शिकायत पर एक्शन लेने के बजाय उन्होंने महिपाल को ही नौकरी से निकाल दिया। इसलिए अब अनिल मिश्रा से पूछा जाएगा, जब शिकायत मिल चुकी थी, मामले का पता लग चुका था, तो उन्होंने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी, शिकायत क्यों नहीं की। एसआईटी अब तक चढ़ावे की काउंटिंग और उसे बैंक में जमा कराने के प्रोसेस में लगे 42 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। लोग पूछ रहे हैं कि छोटे मोटे मामलों में पुलिस तुरंत केस दर्ज कराती है, लेकिन इतने बड़े मामले में अब तक केस फाइल क्यों नहीं हुआ। क्या किसी ने मामले को दबाने की कोशिश की है? क्या एसआईटी की जांच सिर्फ लीपापोती के लिए है? यह सवाल आज इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा से पूछा। नृपेंद्र जी ने कहा कि ट्रस्ट चाहता तो एफआईआर करवा सकता था, क्यों नहीं करवाई ये तो ट्रस्ट के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि एसआईटी जांच की रिपोर्ट आएगी, सारी चीजें साफ होंगी और इसके बाद एफआईआर भी दर्ज होगी और एक्शन भी होगा। देखिए, लीपापोती तो असंभव है। जब कुछ तथ्य आ गए सामने, सीसीटीवी में दिखे, तो फिर यह ट्रस्ट कभी प्रयास नहीं करेगा कि हम इसको दबा दें। लेकिन किस दिशा में जाएं, इस पर ट्रस्ट का निर्णय आवश्यक है और जनरल सेक्रेटरी साहब निर्णय लेंगे।
वह यह था कि सरकार से एसआईटी के लिए अनुरोध करें या पहले एक तकनीकी एफआईआर लिखा दें जो स्पष्टता, कोई उसमें स्पेसिफिक तो दोषारोपण नहीं होगा, लेकिन एक पूरी व्यवस्था का संकेत करते हुए वो लिखना होगा। जो लोग इस विषय पर विचार कर रहे थे उनका इस प्रकार का इस दिशा में चल रहे थे कि अगर हम एसआईटी बना देंगे और इसका अनुरोध आता है ट्रस्ट से, तो जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, एसआईटी को यह अधिकार है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को एफआईआर में कन्वर्ट कर ले, कॉग्निजेंस लेकर के। कदाचित यह विचार रहा होगा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ तथ्य बड़े साफ साफ आएंगे, इसलिए ऐसा एफआईआर अधिक प्रभावी होगा, इसकी बजाय कि एक शॉट इन द डार्क हो। तो इस दिशा में विचार हुआ। अब हर स्तर पे किसकी क्या राय थी वह माने इसलिए नहीं रखती कि जो कार्य हो रहा है वही मान के चलना चाहिए कि सभी लोग जिम्मेदार हैं। ये बात तो सही है कि राम मंदिर में कुल 40 दान पात्र रखे गए हैं, 800 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जहां काउंटिंग होती है वो जगह भी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है। इसलिए अब एसआईटी सारे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। लेकिन सवाल यह कि सीसीटीवी से चोर तो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन चोरी कितने की हुई ये पता लगाना मुश्किल है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि ये सारी बातें तो बात की हैं, अभी तो यही नहीं पता कि यह सब कब से चल रहा था, कितना चढ़ावा आया, कितना चोरी हुआ, इसका भी अभी तक तो कोई अंदाजा नहीं है। मैंने यह जानकारी अलग से की कि मासिक धनराशि पिछले 3 वर्षों में कितनी आई, मासिक धनराशि। वो अलग अलग आंकड़े हैं, कभी 10 करोड़ आई, 10 करोड़ से भी अधिक आई, और कभी 4 करोड़ आया। कारण आप जानते हैं, मुझे आपको नहीं बताना है। कुछ ऐसे अवसर होते हैं, रामनवमी है, प्रयागराज का कुंभ है, जब एक अनुमान से भी कहीं ज़्यादा भीड़ और श्रद्धालु आए थे। प्रारंभ में डोनेशन भी बहुत अच्छी धनराशि मिली थी। इस जो ये आंकड़े थे, इनको मैंने मोटा मोटी श्रद्धालुओं के उस मास की संख्या से एक इक्वेशन ड्रा करने की कोशिश की कि क्या हम कोई निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो थोड़ा संकेत तो मिलता है कि धनराशि का एक इक्वेशन है और उसकी भविष्य में अवश्य, मुझे पूरा विश्वास है कि एसआईटी के लोग ये संस्तुति करेंगे कि यह बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि प्रतिदिन कितने आए श्रद्धालु और प्रतिदिन कितना दान आया, यह बाकायदा वेबसाइट पे आ जाना चाहिए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की शंका नहीं हो। तो ये तो खैर अब एसआईटी भविष्य में क्या होगा निगरानी करें, लेकिन हल्के फुल्के संदेह, कठिनाई क्या है वह है यह कैसे अनुमान लगाया जाए कि यह कब से ये चल रहा है। उसे एसआईटी के लोग देख रहे हैं, विस्तार से देख रहे हैं, इसलिए मेरा उस पर कोई टिप्पणी इस समय मैं करने की स्थिति में नहीं हूँ। नृपेंद्र मिश्रा जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसकी डिटेल्स मेरे पास में है। इन फिगर्स से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ होगा। राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग इसी साल 21 मार्च को हुई थी। इस मीटिंग में पिछले साल के चढ़ावे और खर्चे का ब्यौरा रखा गया था। ट्रस्ट के मेंबर्स को बताया गया कि 1 अप्रैल 2025 से
28 फरवरी 2026 तक ट्रस्ट को कुल 83 करोड़ का दान मिला। इनमें से 55 करोड़ रुपए दान पात्र में आए, 18 करोड़ रुपए काउंटर पर पर्ची कटवाकर भक्तों ने दिए, 8 करोड़ का ऑनलाइन चढ़ावा आया, 2 करोड़ अन्य तरीकों से मिले, जबकि विदेशों से 78 लाख की राशि मिली। इस तरह कुल मिलाकर 83 करोड़ रुपए का दान मिला। इस मीटिंग में यह भी बताया गया था कि इन 11 महीनों में कुल 16 करोड़ भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। अब यहां शक हुआ, सवाल उठा, क्या 16 करोड़ भक्तों ने सिर्फ 83 करोड़ का चढ़ावा दिया? क्या हर भक्त ने ऑन एन एवरेज सिर्फ 5 रुपए चढ़ाए? ऐसा कैसे हो सकता है? नृपेंद्र मिश्रा इसी तरफ इशारा कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने एक और बड़ी बात बताई। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि चढ़ावे की रकम में चोरी का तो खुलासा हो गया, लेकिन चढ़ावे में तो सोने चांदी के गहने और रत्न भी आते हैं, हीरे जवाहरात आते हैं। दान पात्र में जो सोना चांदी आता है उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता, और दान पेटी वही लोग खोलते हैं जिन पर चढ़ावे में चोरी का शक है। इसलिए हो सकता है कि सोने चांदी की, जेवरात की चोरी भी हुई हो। बहुमूल्य धातु की भी इस एसआईटी से जांच होगी, बहुत माइन्यूटली शायद वो जांच करेंगे। ये जरूर मुझे पता लगा कि दान पात्र में, दान पात्री तो होता है जी, कुछ दर्शनार्थी श्रद्धालु भावनात्मक एक तरीके से प्रेरित होकर अपनी अंगूठी निकाली, उन्होंने उस दान पात्र में डाल दिया। कान के बुंदे हैं, दान पात्र में डाल दिया। सोने की चूड़ियां हैं, दान पात्र में डाल दिया। अब इसका रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि उन्होंने रसीद भी नहीं ली और उन्होंने यह भी नहीं लिया कितने कैरेट का है। अब जब दान पात्र उल्टा जाएगा और यही लोग जो काउंटिंग कर रहे हैं वही उसको भी देखेंगे, तो एक चुनौती उत्पन्न होती है। जो दान की दान काउंटर पे मिला है, रसीद लिया है लोगों ने आभूषण को दे करके, वो तो एक सीमा तक उसको हम आश्वस्त हो सकेंगे। यदि व्यवस्था में वहां पे भी सुधार की आवश्यकता है, लेकिन यह जो कठिनाई है ये इस काउंटिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अगर सोने चांदी की चोरी हुई होगी तो इसका पता लगाना, चोरों को पकड़ना और हीरे जवाहरात को फिर से रामलला के खजाने में लाना मुश्किल काम है, लेकिन एसआईटी इसकी बड़ी गहराई से जांच कर रही है, बड़ी माइन्यूटली इसको देख रही है। आज ये भी पता चला कि जो भक्त काउंटर पर गहने दान करते हैं, जिनका पूरा रिकॉर्ड है, उसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि गड़बड़ी वहां भी हो सकती है। मुझे पता लगा कि चढ़ावे में सोना चांदी चाहे दान पात्र में आए या फिर काउंटर पर जमा किया जाए, चढ़ावे में आए सोने चांदी के गहनों की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी केडी तिवारी की है। केडी तिवारी मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हैं। हालांकि उन्होंने अपने सफाई में कहा है कि उनका काम गहनों को तोलकर उन्हें सुरक्षित रूप से ट्रस्ट को सौंप देने का है। क्योंकि केडी तिवारी की संपत्ति पर सवाल उठे तो उन्होंने यह भी बता दिया कि उनके 3 बेटे सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए जो भी प्रॉपर्टी उनके पास है वो उनके परिवार की कमाई है, सबके दस्तावेज हैं, वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल है कि जो लोग राम मंदिर के काम से जुड़े, जो चढ़ावे की काउंटिंग के प्रोसेस में लगे, उन सब की संपत्ति अचानक कैसे बढ़ गई? जो ऑटो चलाता था वो करोड़पति कैसे बन गया? जो केमिस्ट की शॉप पर बैठता था उसकी 4-4, 5-5 बिल्डिंग्स कैसे खड़ी हो गई? इन लोगों के रिश्तेदारों को काउंटिंग का काम कैसे मिल गया? इस मामले में रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। मैंने आपको बताया था कि टिन्नू एक जमाने में चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था। पिछले कई साल से उसे मंदिर की व्यवस्था में लगा दिया गया और इसके बाद टिन्नू यादव का भाई बलराम यादव, उसका भतीजा मनीष यादव, ये सब चढ़ावे की काउंटिंग में लग गए।
टिन्नू के कई रिश्तेदारों को मंदिर में ड्यूटी मिल गई। अब ये सब कैसे हो गया? ये सवाल देवेंद्र पाराशर ने नृपेंद्र मिश्रा से पूछा। नृपेंद्र जी ने कहा कि जो बातें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। वो ट्रस्ट के काम में दखल नहीं देते, इसलिए उनके पास सारी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितने नाम आ रहे हैं सबकी जांच हो रही है। टिन्नू यादव की संपत्ति की भी पूरी तरह से जांच होगी। एक सवाल जो चर्चाएं बहुत ज़्यादा चल रही है सर, उसमें बहुत सारी रिपोर्ट भी हुई उस पर कि कैसे चंपत राय जी का एक ड्राइवर यादव जी, उनकी संपत्ति में कितना इजाफा हुआ, वो काउंटिंग कराते थे, वो वाउचर पे साइन करते थे। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जाहिर तौर पे श्रद्धालुओं की आस्था को ज़बरदस्त ठेस पहुंच रही है कि इतने बड़े नाम के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति और अगर वो ये सब करा रहा हो तो फिर यहाँ पर एकदम से समझ में आता है कि क्या कुछ चल रहा होगा। ये सब बातें ज़्यादा चिंतित करने वाली हैं जैसे ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं। ये जांच का विषय है और शायद मुझे बताया गया है बहुत ही अच्छी दिशा में चल रहा है कार्य। पिछले 3 दिनों से 10-10 घंटे एसआईटी के तीनों अफसरान जांच कर रहे हैं और यह भी बताया गया कि जब वो बात करते हैं तो ग्रुप के अलावा इंडिविजुअल जो लोग हैं उनसे भी बयान ले रहे हैं। शायद जिसका आप संकेत कर रहे हैं, यद्यपि वो वर्तमान में ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर शुरुआत की थी उन्होंने 92 या 95, 97 में, अब वो थोड़ा व्यवस्था से जुड़ गए हैं। इसलिए जो सवाल उठाए गए हैं उनका नाम आया है अखबारों में, तो निश्चित रूप से एसआईटी अखबारों में जो भी बातें लिखी हैं उसकी जांच करेंगे। एक और बात नोट करने वाली है, इस मामले में जितने भी नाम आ रहे हैं वो सब किसी न किसी तरह चंपत राय से जुड़े हैं। ट्रस्ट ने जो नियुक्तियां करवाई उसमें भाई भतीजावाद खूब हुआ। टिन्नू यादव के भाई भतीजों को नौकरी मिल गई, उनके नाम मैंने आपको बताए। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, ये भी रिश्तेदार हैं। गोपाल राव के भतीजे सोमेश को भी ट्रस्ट में नौकरी दी गई। क्योंकि चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं, मुखिया हैं, सारी अपॉइंटमेंट्स उनकी सहमति से होती हैं। मंदिर की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी भी चंपत राय पर है, इसलिए सबसे ज्यादा उंगलियां चंपत राय पर उठ रही हैं। लेकिन आज नृपेंद्र मिश्रा ने चंपत राय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि चंपत राय की नीयत पर, उनकी निष्ठा पर कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन निगरानी की जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी, इसलिए निष्ठा में भले ही कमी ना हो लेकिन निगरानी में चूक तो हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारे न्यास यानी ट्रस्ट के लोग चिंतित नहीं हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी जो प्रबंधन के एक तरीके से मालिक हैं पूरी तरीके से, वो आर्टिकल में भी और बाईलॉज में ये स्पष्ट है कि वह प्रबंध समिति की अध्यक्षता करते हैं और जनरल सेक्रेटरी ट्रस्ट का एक कर्ता धर्ता होता है, उसके जरिए दिशा मिलती है। किसी भी प्रकार से जनरल सेक्रेटरी साहब जो हमारे हैं ट्रस्ट के, चंपत राय, श्री चंपत राय जी, मैं कभी भी उनके निष्ठा पर सवाल नहीं उठाऊंगा। वो आज के नहीं है, कम से कम 35 वर्ष उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया हुआ है। फिर भी आप कह रहे हैं और आप सही हैं कि इसके बावजूद भी श्रद्धालु चिंतित है। श्रद्धालु के विश्वास को यदि उसमें कमी हुई है तो हमें जीतना है। जो मुख्य बात हुई है, हम लोग चर्चा में
आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुख्य बात जो हुई है, प्रबंधन के दो हिस्से होते हैं मैनेजमेंट के। एक तो होता है कर्मचारियों की निष्ठा के प्रति विश्वास, एक पॉजिटिव रुख रखना। तो एक तरफ तो निष्ठा है, और उतना ही महत्वपूर्ण है कि उसकी निगरानी रखना। तो ये जो निष्ठा और निगरानी एक कॉइन के दो पहलू हैं, इसमें कमी हुई है। इसमें निश्चित रूप से व्यवस्था में कमी हुई है, जिस कारण से यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है। ये बात सही है कि चंपत राय राम मंदिर आंदोलन से शुरू से ही जुड़े थे। ये भी सही है कि 35 साल से अयोध्या में हैं। 1991 में विश्व हिंदू परिषद ने चंपत राय को क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाकर अयोध्या भेजा था। वो बाबरी मस्जिद के विध्वंस से लेकर मंदिर निर्माण तक हर घटना के साक्षी रहे हैं। इसलिए नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि उनकी निष्ठा संदेह के परे है, लेकिन वो ट्रस्ट के महासचिव हैं और इस जिम्मेदारी को निभाने में वो फेल हो गए। सवाल यह कि पिछले हफ्ते जब ये मामला चर्चा में आया तो चंपत राय ने क्यों कहा कि चढ़ावे में चोरी की बात गलत है? उन्होंने क्यों कहा कि कोई उल्लेखनीय गड़बड़ी नहीं हुई है? हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली। अब सवाल यह भी है, क्या चंपत राय के भरोसे सारा सिस्टम छोड़ दिया गया था? क्या सरकार ने इस तरह की घटनाओं को रोकने का कोई प्रबंध नहीं किया था? देवेंद्र पाराशर ने यह सवाल भी नृपेंद्र मिश्रा से पूछा तो उन्होंने बताया कि सारे इंतजाम थे, लेकिन सिर्फ सिस्टम बनाने से, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होता। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि जो ट्रस्ट की गाइडलाइंस बनी है उनमें चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया के सारे नियम तय हैं। काउंटिंग करने वाले बिना जेब के कपड़े पहनेंगे, पूरा ड्रेस कोड तय था। गिनती शुरू होने से पहले और काउंटिंग खत्म होने के बाद कर्मचारियों की तलाशी होगी, यह भी नियम कायदे में लिखा है, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। कर्मचारी पॉकेट वाले कपड़े पहनकर काउंटिंग में शामिल होते रहे, उन्हीं में जेबों में भरकर नोट ले गए। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि सारा दोष ट्रस्ट पर डालना ठीक नहीं है। इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रोल की जांच भी होगी, क्योंकि चढ़ावे की निगरानी की जिम्मेदारी बैंक की भी थी। प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, और ये एक चीज का ध्यान रखें आप, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस पूरी प्रक्रिया में एसबीआई के रोल को भी देखना होगा। ये एसबीआई जो है इससे फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि एमओयू में साइन यही है कि एसबीआई काउंटिंग कराएगा, उनके नियंत्रण में काउंटिंग होगी। तो ऐसे कागज हैं जिसमें बड़ा स्पष्ट है कि ट्रस्ट की क्या जिम्मेदारी है, एसबीआई की क्या जिम्मेदारी है। तो ट्रस्ट का कि यह पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। यहां तक लिखा है कि ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें पॉकेट ना हो, और चर्चा में है कि लोग पॉकेट में गड्डियां और बक्सों की गड्डियां लेकर के बाहर गए। बड़ा साफ साफ लिखा है कि प्रवेश के समय और बाहर जाते समय पूरी फ्रिस्किंग हो। अब एसआईटी देखेगा कि वह हुई कि नहीं हुई। अगर हुई तो किसने किया? क्या पुलिसकर्मी ने किया या उन्हीं लोगों ने आपस में किया? तो दिशा निर्देश बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं क्रियान्वयन में कमजोरी आ गई। मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। चढ़ावे के प्रोसेस में कुल 50 लोग शामिल होते हैं। इनमें 24 कर्मचारी बाहरी होते हैं जिन्हें ट्रस्ट अपॉइंट करता है। ये दान पेटी खोलते हैं, चढ़ावे की काउंटिंग करते हैं। 12 राम मंदिर ट्रस्ट के स्थायी कर्मचारी होते हैं। ये लोग काउंटिंग के प्रोसेस पर नजर रखने के लिए होते हैं।
इसके अलावा एसबीआई और टीसीएस के भी 12 कर्मचारी मौजूद रहते हैं जिनका काम ऑडिट का होता है। इसलिए चढ़ावे में चोरी की जांच का सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं लोगों पर है, इनसे पूछताछ हो रही है। इसके अलावा एसआईटी ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि चढ़ावे में चोरी की जानकारी ट्रस्ट के मेंबर्स को थी या नहीं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस तरह का पाप 2021 से हो रहा है, 5 साल हो गए। इसकी शिकायत चंपत राय से की गई, इसकी शिकायत गोपाल राव से की गई। अब सारी बातों की सच्चाई सामने आएगी, चोर पकड़े जाएंगे, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाएगा, इस पर नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि पूरे सिस्टम में बदलाव जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति भावनात्मक हो, श्रद्धावान हो, निष्ठावान हो, वो अच्छा प्रशासक भी हो। इसलिए मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए एक प्रशासनिक अफसर की नियुक्ति की जरूरी है। जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर में, वैष्णो देवी में एक सीईओ है, उसी तरह राम मंदिर में भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति होनी चाहिए। सुधार में तो बहुत कदम लेने होंगे, केवल काउंटिंग में ही नहीं, केवल प्रेशियस मेटल में ही नहीं, हर स्तर पे राजस्व क्या है, व्यय क्या है, क्यों व्यय है, ये इसकी देखने की जरूरत है। तो भविष्य के लिए तो मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूं कि या तो यही एसआईटी या कोई और या महालेखाकार, कोई इस प्रकार की एजेंसी निश्चित रूप से इसको देखेगी। कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक सीईओ प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की व्यवस्था की जाए? इस बारे में मेरा निश्चित मत है, मैंने उजागर कर दिया है। यह मेरा निश्चित मत है कि एक बहुत ही ज्येष्ठ, अत्यंत अनुभवी और ऐसा अधिकारी जो अयोध्या के प्रति निष्ठा तो रखता है, उसकी इमोशनल बाउंडेज भी हो, ऐसे व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाना चाहिए। अच्छे ढंग से वो ट्रस्ट के साथ कार्य कर सकता है। मुझे नहीं ऐसा लगता कि जो लोग हैं उनके साथ किसी प्रकार का क्लैश होगा। और यह व्यवस्था तो जैसे कहा जाता है ना कि यह आज नहीं कल, जो बीता हुआ कल है कर देना चाहिए। मेरा ऐसा विचार है कि इसकी तो तत्काल निर्णय उच्चतम स्तर पे होनी चाहिए। अब ये बात तो साफ है कि राम मंदिर की व्यवस्थाओं को पूरी तरह ट्रस्ट के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इस मामले को शुरू में ट्रस्ट ने दबाने की कोशिश की, इसलिए शक और बढ़ गया। जब मामला चर्चा में आया तो प्रधानमंत्री की तरफ से डिटेल रिपोर्ट मांगी गई। नृपेंद्र मिश्रा भले इस बात को न बताएं, उनकी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मेरी जानकारी है कि उन्हें प्रधानमंत्री की तरफ से तुरंत अयोध्या जाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि आज उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फिलहाल विदेश में हैं, इसलिए उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ बातें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और दूसरे अफसरों ने प्रधानमंत्री के साथ शेयर की हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी लौटेंगे, उन्हें इस मामले की पूरी रिपोर्ट दी जाएगी। मुझे सीधा तो कोई संकेत नहीं मिला है प्रधानमंत्री जी के, इसलिए वो इतने बड़े पद पर हैं। कुछ यह भी है कि वह जिस समय ये घटनाएं हुई हैं वो विदेश में थे, लेकिन निश्चित रूप से उनके जो वरिष्ठ सहयोगी हैं उन्होंने जानकारी अलग अलग स्तर से, चाहे राज्य सरकार हो, ट्रस्ट हो, मेरे स्तर से भी जानकारी की है। स्पष्ट है कि वह लोग कदाचित प्रधानमंत्री जी के लौटने पर आपस में चर्चा करेंगे। आज की बात में कई दिन से लगातार मैंने इस इशू को उठाया है, आपको राम मंदिर में हुए पाप के बारे में जानकारी दी है, हर फैक्ट भक्तों तक पहुंचाया है। आज नृपेंद्र मिश्रा ने इन सारे फैक्ट्स को कंफर्म किया। मैं आपको
और आपके माध्यम से राजेश शर्मा जी को बधाई देना चाहूँगा कि संभवतः एक दो दिन पहले उन्होंने इस विषय पर अपने कार्यक्रम में टिप्पणी दी थी और स्थिति को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया था। बहुत ही संतुलित उनका प्रयास था। निश्चित रूप से उन्हें बहुत सी सूचनाएं नहीं उपलब्ध थी, लेकिन फिर भी वह सत्य के बहुत निकट थे। हम बचपन से सुनते आए हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अयोध्या के राम मंदिर में इसका मतलब है दान पात्र की लूट है, लूट सके तो लूट। प्रभु श्री राम के मंदिर में दान की चोरी का काम कई साल से चल रहा था और इसमें सब मिले हुए थे, बैंक वाले, काउंटिंग करने वाले और निगरानी करने वाले। नियम कायदे बहुत थे, जैसे गिनती करने वाले बिना जेब के कपड़े पहनेंगे, सीसीटीवी से उन्हें वॉच किया जाएगा, पर इन सब की किसने कोई परवाह नहीं की। मंदिर में जो आभूषण दान में आए उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। तिरुपति बालाजी में जो आभूषण दान में आते हैं उनकी पहचान और वैल्यूएशन का काम मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है, पर राम मंदिर में मिंटिंग कॉरपोरेशन के साथ एग्रीमेंट साइन होते होते क्यों रह गया? जब मंदिर में लूट मची हुई थी तो क्या मंदिर के मुखिया कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? मेरी जानकारी है कि एसआईटी के हाथ उन लोगों की गर्दन तक पहुंच गए हैं जिन्होंने नोटों की गड्डियां और आभूषण चुराए। एसआईटी की रिपोर्ट को एफआईआर में कन्वर्ट किया जाएगा, इन सब पापियों को सजा मिलेगी। लेकिन जिनके पास मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, जिनकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से इतनी भयंकर लूट हुई, क्या ये लोग भी इस पाप के भागीदार नहीं हैं? इन लोगों के खिलाफ एक्शन कौन लेगा? क्या इन्हें इसलिए माफ कर दिया जाए कि ये 30-35 साल से राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े हैं, खुद ईमानदार हैं, उनके पास ना घोड़ा है ना गाड़ी? मुझे लगता है कि जिसकी जिम्मेदारी निगरानी करने की थी, जिसने प्रभु राम की मर्यादा को तोड़ा, भक्तों की श्रद्धा का अपमान किया, ऐसे गुनाहों के देवता की छुट्टी तुरंत होनी चाहिए। अब सियासत की खबरों का रुख करते हैं। आज दूसरी बार उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई। जो 9 एमपीज बचे थे उनमें से 6 ने बगावत कर दी। अब 9 में से सिर्फ 3 सांसद उद्धव के साथ बचे हैं। आज अरविंद सावंत ने शिवसेना यूबीटी के सांसदों की मीटिंग बुलाई थी, विप जारी किया था, डराया था, लेकिन इस मीटिंग में सिर्फ अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे यानी 3 लोकसभा सांसद पहुंचे। 15 मिनट तक बाकी 6 सांसदों का इंतजार किया गया और उसके बाद अनिल देसाई ने उद्धव ठाकरे से बात की। फिर संजय दीना पाटिल, संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, ओम राजेंद्र निंबालकर और भाऊ साहेब वाकचौरे को नोटिस जारी करने की औपचारिकता पूरी की गई। हालांकि अरविंद सावंत और संजय राउत जानते हैं इस नोटिस से होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि उद्धव की पार्टी के 6 एमपीज लोकसभा स्पीकर को लिखकर दे चुके हैं कि उन्होंने एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने का निर्णय किया है। इसलिए उनकी सीटिंग का अरेंजमेंट लोकसभा में अलग से किया जाए। लेकिन अरविंद सावंत ने यह भी कहा कि पार्टी के एमपीज ने स्पीकर को कोई चिट्ठी दी है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो सांसदों के जवाब का इंतजार करेंगे। अगर 7 दिन में जवाब नहीं मिला तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अरविंद सावंत ने आज जिस तरह से अपना आपा खोया, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे साफ हो गया उन्हें मालूम है अब वो अकेले पड़ चुके हैं। 9 में से 6 सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं। हमने उनको आज नोटिस जारी कर दी है, वो जो शोकॉज नोटिस जिसे कहते हैं वो जारी करे। उस नोटिस के बाद में मिलते ही उनको 7 दिन के अंदर हमें उनको उत्तर देना है। अगर जवाब नहीं आए तो कानूनन कार्रवाई होगी। बगावत के सांसदों ने ये तय किया है कि कांग्रेस में विलीन होने की शंका थी हमें। ये सबसे इतने कमीने लोग हमने जिंदगी में नहीं देखे। अपनी माँ के साथ प्रताड़ना करने वाले लोग हैं, इतने कमीने लोग हैं वो। अपनी माँ के साथ प्रताड़ना कर रहे हो यार।
अभी मुझे लगता है मुझे भी संजय राउत साहब के जैसे कमीना तो अच्छा है, ठीक, उससे ज्यादा और गिरे हुए हैं वो गंदी नाली के कीड़े। जो कोई इस तरह से बात करता है वो तो गंदी नाली का कीड़ा होगा। अरविंद सावंत तो भी थोड़ा सा मैं कहूँगा संभल कर बोले, एक दो अपशब्द कहे, एक दो गालियां दी, लेकिन संजय राउत ने तो सारी हदें पार कर दी। उन्होंने कल भी पार्टी छोड़ने वाले सांसदों को भद्दी गालियां दी थी। आज उनसे पूछा गया ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा फिर से रिकॉर्ड कर लो, मैं सामना का संपादक हूं, मुझे भाषा के मर्यादा मालूम है। और इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों के लिए एक बार नहीं 5-5 बार वही गालियां दोहराई, ऐसी गालियां जो हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। आत्ताच अनेक ठिकाणी सिक्युरिटी वाढवली गेली, आंदोलन होत आहेत, विरोध आहेत. आहेत ते ठेवायचंय, आंदोलन होतात. ते शब्द काढायचा नाही. एक डर हिंमत असलं या ना मतदारसंघात शौर्य पदक मिळवून आले अशा तऱ्हेने फिरतील बोले का. संजय राउत कहने तो अखबार के संपादक हैं, भाषा का संयम जानना चाहिए, लेकिन जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी बौखलाहट का नतीजा है। अब तक तो बड़े मैनेजर बने हुए थे, उद्धव ठाकरे के बजाय खुद ही पार्टी के सारे काम देख रहे थे, लेकिन सारा मैनेजमेंट फेल हो गया तो गाली गलौज पर उतर आए। आज तो संजय राउत बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल थे। पहले अपनी पार्टी के सांसदों को गालियां दी, इसके बाद धमकी दी, कहा कि पार्टी छोड़ने वाले सांसद क्षेत्र में निकल कर दिखाएं, अब शिवसेना ऑपरेशन तुड़वा चलाएगी, बागी सांसदों की तुड़ाई होगी। और इसके बाद संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को कोसा। संजय राउत ने कहा कि जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन भी जिम्मेदार हैं। जहां जहां ये लोग जिस चुनाव क्षेत्र से आए हैं वहां के लोग सड़क पर उतरे हैं। इतने आसान नहीं है इस बार। इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी, और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोगों ने उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए। वो अगर जाएंगे तो वहाँ भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा, फौज। सर कोर्ट का भी रुख करेंगे? तो देखेंगे, कोर्ट 4 साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं है। सर जिस दिन उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग। संजय राउत ने धमकी दी। इसके बाद उद्धव का साथ छोड़ने वाले सांसदों के खिलाफ उनके क्षेत्र में छोटे मोटे प्रदर्शन हुए, धमकी भरे पोस्टर लगाए गए। अब तक ये सारे सांसद पब्लिक के सामने नहीं आए हैं, न किसी को ये पता है कि वो कहाँ हैं और न उनका कोई बयान आया है। लेकिन एमपीज़ की सुरक्षा को खतरा है, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने शिवसेना के 6 सांसदों की सुरक्षा बढ़ा दी है। थ्रेट इनपुट के बाद महाराष्ट्र के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने 6 सांसदों की सिक्योरिटी बढ़ाने के निर्देश जारी किए। अब इन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलेगी। वाई कैटेगरी की सुरक्षा में कुल 8 सिक्योरिटी पर्सनल मिलते हैं, जिसमें 1 या 2 कमांडो और बाकी पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। ये बात भी संजय राउत को चुभ गई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अपने पार्टियों को गालियां देते हुए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जिसे सभ्य समाज में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। संजय राउत ने कहा कि बागी सांसदों को मिली सिक्योरिटी ऑपरेशन तुड़वा का इफेक्ट है। संजय राउत के ऑपरेशन तुड़वा का मतलब है इन बागी सांसदों को पीटना, उनके हाथ पैर तोड़ना। आज संजय राउत दिन भर गाली गलौज करते रहे, लेकिन पार्टी के टूट पर न तो उद्धव कुछ बोले न आदित्य ठाकरे का कोई बयान आया। कल शिवसेना का फाउंडेशन डे है। इस मौके पर षणमुखानंद हॉल में पार्टी का कार्यक्रम होने वाला है। हो सकता है इस कार्यक्रम में वो इस मुद्दे पर कुछ बोलें, अपनी आगे की रणनीति बताएं। इस पूरे मामले में बीजेपी बिल्कुल खामोश है। एकनाथ शिंदे भी नहीं बोले, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संजय राउत जैसे लोगों को सौंप दी है। खुद कभी सांसदों और विधायकों से मिलते नहीं, इसीलिए कोई कब तक
संजय राउत की गालियां बर्दाश्त करेगा। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि जो नेता जनता के लिए काम करना चाहते हैं वो उद्धव के साथ नहीं रहना चाहते। अब सारे लोग शिंदे के साथ आएंगे क्योंकि बाला साहब के विचारों को शिंदे ही आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता चला है कि उभाटा जैसे पार्टियों में उनके जो नेतृत्व है लोगों से नहीं मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, एमपी से नहीं मिलते हैं, एमएलए से नहीं मिलते हैं। और दूसरी तरफ से जिस प्रकार से उनके पार्टी के नेता अपने खुद के पार्टी के एमपीज को गालियां देते हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि वे हमारे साथ हैं, वे अच्छे लोग हैं, जिनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। संजय राउत की बात करें 100%। तो ऐसे लोगों में कौन, किसको विश्वास होगा? कोई एक सांसद होगा जिनको जनता ने चुनकर पार्लियामेंट भेजा है, वो ऐसे लोगों के साथ क्यों काम करना चाहिए? मैं मानता हूं कि लोगों को शिंदे साहब के नेतृत्व में काम करना है। लोगों को पता है कि शिंदे साहब महाराष्ट्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात अवेलेबल रहते हैं। और यदि लोगों को ऐसे नेतृत्व की चाहते हैं तो शिवसेना में 100% आकर काम करेंगे। संजय राउत अपने एमपीज को गालियां देते रहे और गालियां भी ऐसी ऐसी जो हम आपको सुनवा नहीं सकते। अरविंद सावंत चिट्ठियां लिखते रहे, चिट्ठियां ऐसी जिनका कोई मतलब नहीं है। उद्धव ठाकरे मीटिंग बुलाते रहे, मीटिंग ऐसी जिसमें ज्यादातर एमपीज आए ही नहीं। पहले एमपीज को प्यार से पुकारा, फिर गंदी गालियां दी, फिर 15-15 करोड़ लेने का इल्जाम लगाया और फिर धमकी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 9 में से 6 चले गए, 7वां कब फरार हो जाएगा इसके पूरे पूरे आसार हैं। कल शिवसेना का स्थापना दिवस है, सब डरे बैठे हैं कहीं एमएलए भी न खिसक जाएं। लगता है कि इन सब ने शिंदे वाले विभाजन से कुछ नहीं सीखा। ये सब जानते हैं इस बर्बादी के लिए कौन सा बयान बहादुर जिम्मेदार है। जो हाल महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी का हुआ, वो हाल बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का पहले ही हो चुका है। आज ममता को हाईकोर्ट से भी झटका लगा। विधानसभा स्पीकर ने तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर मान्यता दे दी थी। तृणमूल कांग्रेस ने हाईकोर्ट से स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी, स्टे करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा वो इस मामले में स्पीकर की तरफ से दी गई व्यवस्था में दखल नहीं देंगे। हाईकोर्ट अब इस मामले में 28 जुलाई को सुनवाई करेगा, लेकिन कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक नहीं लगाई। इससे ऋतव्रत उत्साहित हैं। ऋतव्रत ने कहा कि अभी उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के 65 विधायकों का सपोर्ट है और उन्हें उम्मीद है बाकी जो एमएलए बचे हैं उनमें से भी ज्यादातर धीरे धीरे उनके साथ आ जाएंगे। Out of 80 MLAs, 65 are with us. So rest of the 15 people, one is in jail. For the time being, 14 are there. On the other side, let's wait and watch what happens. Honorable High Court has given a ruling, so we respect the ruling of the High Court. That's all. ऋतव्रत बनर्जी कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 65 विधायक उनके साथ हैं, जो 15 ममता के साथ हैं वो भी जल्दी ही भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाएंगे। ममता बनर्जी के लिए एक और बुरी खबर आई। अब तृणमूल कांग्रेस का फंड भी ममता के हाथ से निकल सकता है। अरूप विश्वास ममता के करीबी हैं, उनकी सरकार में मंत्री भी रहे। ममता ने उन्हें पार्टी का ट्रेजरर बनाया था, लेकिन अब अरूप विश्वास का मूड बदलता दिखाई दे रहा है। आज पता लगा कि अरूप विश्वास ने बैंक को लेटर लिखकर पार्टी के अकाउंट को फ्रीज करने को कहा। तृणमूल कांग्रेस का ऑफिशियल अकाउंट कोलकाता में HDFC बैंक के सेंट्रल प्लाजा ब्रांच में है। बैंक को लिखी चिट्ठी में अरूप विश्वास ने कहा कि फिलहाल पार्टी के अंदर बहुत दिक्कतें हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं, विधायकों ने बगावत का ऐलान कर दिया है। ऐसे में पार्टी का इंचार्ज कौन होगा, इस पर विवाद है, झगड़ा चल रहा है। ये क्लियर नहीं है कि बैंक अकाउंट कौन मैनेज करेगा। इसलिए जब तक सारी स्थिति साफ नहीं हो जाती तब तक पार्टी के फंड को सुरक्षित रखने के लिए सभी ट्रांजैक्शंस रोक दिए जानी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के पास 925 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है। इसमें बैंकों में 625 करोड़ रुपए, फिक्स डिपॉजिट में 250 करोड़, 50 करोड़ का कैश और पार्टी के सेंट्रल और रीजनल ऑफिस में कुल मिलाकर
31 लाख रुपए से ज्यादा है। लेकिन ममता के करीबी नेताओं का कहना है कि अरूप विश्वास को कोषाध्यक्ष के पद से 5 जून को ही हटा दिया गया था। अब सुभाषिष चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस के ट्रेजरर हैं। ऐसे में अरूप विश्वास पार्टी का अकाउंट फ्रीज कराने का निर्देश नहीं दे सकते। उनकी चिट्ठी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हमारा जो ये था ट्रेजरर था और 5 से जो मीटिंग हुआ उससे ट्रेजरर अभी वो सुभाषिष चक्रवर्ती है। ये पार्टी का स्टैंड है, इतना मैं कह सकता हूँ। इसके ऊपर हमारा कुछ मालूम भी नहीं है, मैं कुछ कमेंट भी नहीं कर सकता। हालांकि बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष ऋतुपद बैनर्जी ने इस लेटर को सही बताया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के फंड में भ्रष्टाचार का पैसा जमा है, इसलिए पहले इसकी जांच कराने की जरूरत है। I am in agreement with the spirit of the letter. Additionally, I feel the amount of extortion, the amount of cut money, who will ensure that the amount of cut money, the amount of extortion has not been deposited in these accounts. It is only the agencies who can probe it. So before it is being probed, and throughout the state this crackdown is going on, more crackdowns may happen. So the government or the agencies has to ensure that the cut money, money taken from the public, money taken from extortion has not reached this account. That has also to be investigated. So for that, this transaction must be put on hold. I have seen the letter. I don't have any objection to the letter. ऋतुपद बैनर्जी की बात का मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूं। वो कह रहे हैं कि एक्सटॉर्शन और कट मनी का पैसा इस अकाउंट में है या नहीं, इसकी गारंटी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल पुलिस पूरे राज्य में कट मनी और जनता से लूटे गए पैसे की इंक्वायरी कर रही है। ऐसे में इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अवैध तरीके से कमाए गए पैसे तृणमूल कांग्रेस के अकाउंट में भी तो नहीं पहुंच गए। ऋतुपद कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस के फंड की जांच होनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी सरकार में मंत्री तापस रॉय ने कहा जांच तो होगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के पास जितने पैसे बताए जा रहे हैं उससे ज्यादा होंगे। कितना ट्रेजरर है, कितना ट्रेजरी है, ये मेरा पता नहीं तृणमूल के, लेकिन ये सामने आएगा, उबल के ये सामने आएगा। इसका रुपया है, कौन दिया है, कहाँ रुपया है, कितना ट्रेजरी, कितना ट्रेजरर, ये सब उबल के सामने आएगा। जितना दिखा रहे हैं वो इतना ही लग रहा है तृणमूल के पास है, या फिर और भी है जो कहीं छुपा हुआ है। 2000 करोड़ रुपया तृणमूल के पास सिर्फ है, ये हम तो नहीं मानते हैं। बंगाल से एक और खबर आई ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी डेरेक ओब्रायन ने दावा किया कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने ममता बनर्जी की सिक्योरिटी हटा ली है। सुरक्षा में 20 साल से तैनात पीएसओज को वापस बुला लिया गया है। डेरेक कल आधी रात के बाद ममता के घर पहुंचे और रिपोर्टर की तरह ममता के घर और उसके आसपास की सुरक्षा इंतजाम का पूरा ब्यौरा दिया, उसकी रील बनाई। Okay, we are outside the residence of Mamata Banerjee. I happen to be here. My car was and now what has happened at about 7:30 this evening, it's now 10 p.m. At about 7:30 this evening, her PSOs who've been with her for 20 years were taken back by the West Bengal police. And now I'm outside her residence just here, you can see, and there's no police. So I parked my car here, I put out that video. এখানে ঢুকছি মমতাদির বাড়িতে, এখানে কোনো পুলিশ নেই, all empty, completely empty. This is here. Can you believe it? This is where Mamata was sitting just now. She was sitting here, literally sitting here. We just entered inside. What kind of pressure is this? What kind of, I mean, is there a light here? Oh my God. Okay. This is the vendetta. Unknown PSOs who she's not familiar with. After 20-25 years, you want to change your PSOs? 3-4 people come here. This is the home. How risky is this? What is going on? What is going on? It is very disturbing. It is very, very disturbing. Why are they doing this? Why? Because she walked with hawkers this evening. Why? Because she filed a case for the Bhawanipur
Elections, Bhawanipur election केस दिए थे अलटा। डेरेक ओब्रायन ने रात में ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसके बाद आज सुबह हमारे संवाददाता ओंकार सरकार कालीघाट में ममता के घर पहुंचे। ओंकार ने बताया कि ये तो सही है कि ममता के घर के बाहर सुरक्षा के इंतजामात पहले के मुकाबले कम हैं, लेकिन इसकी वजह उन्होंने बताया कि खुद तृणमूल कांग्रेस है, क्योंकि जो नए पीएसओज ममता की सुरक्षा में तैनात किए गए थे उन्हें ममता ने वापस लौटा दिया, इसलिए उनके घर फिलहाल कोई पुलिस पर्सनल मौजूद नहीं है। ओंकार ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ममता के घर के आसपास सिक्योरिटी की इंतजाम देख रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पिछले कई सालों में ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर जो सिक्योरिटी बंदोबस्त देखा जाता था, आज वो सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कल जब देखा गया ममता बनर्जी के पीएसओ जो 5 लोग थे उन्हें जब अपने अपने यूनिट में भेजा गया, उसके बाद नई तरीके से पीएसओ को भेजा गया, लेकिन ममता बनर्जी ने उस पीएसओ को एक्सेप्ट नहीं किया। और जिस वजह से इस वक्त ममता बनर्जी का जो कालीघाट स्थित घर है, यानी कि 30B हरीश चैटर्जी स्ट्रीट, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पर एक व्यू कटर लगाया गया है ताकि कोई ताक झाक ना कर पाए, इसके लिए बड़ा सा एक व्यू कटर लगाया गया है। और घर के बाहर बिल्कुल भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं है। यहाँ पर जैसे व्यू कटर लगाया गया है, इसके साथ साथ यहाँ पर एक चादर से भी ढक दिया गया है ताकि कौन अंदर से जा आ रहा है ये भी देखा ना जा सके। हालांकि इस वक्त जैसे कि दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर ममता बनर्जी के घर में घुसने का जो गेट है, इस गेट पर भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। जैसे कि जानकारी हासिल हो पा रहा है कि यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता अंदर है और वही अपने इस वक्त सिक्योरिटी का व्यवस्था किया है। तो यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता है वही सिक्योरिटी का व्यवस्था किया है। क्या दादा कोई सिक्योरिटी नहीं है? पार्टी की तरफ से आप लोग सिक्योरिटी दे रहे हो? हालांकि सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। सरकार का दावा है कि ममता बनर्जी के पीएसओ हटाए नहीं गए हैं बल्कि बदले गए हैं। सरकार का यह भी दावा है कि जो पीएसओ ममता की सुरक्षा में 20 साल से तैनात थे वो आरपीएफ काडर के थे, उन्हें वापस उनके मूल काडर में भेज दिया गया है। सरकार ने बताया कि ममता बनर्जी को पहले भी Z+ सिक्योरिटी थी, वो अभी भी मिल रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। शुभेंदु सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि ममता बनर्जी की सुरक्षा में तैनात जवान टीएमसी के काडर की तरह काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें हटाकर नए पुलिस जवानों को भेजा गया है। The security officers who had been provided by the state government are TMC cadres more than security officers. It is a question of her security. So why is she interfering in that? Leave her security decision on the security department, on the government. So if she wants to politicize everything, hawkers, party, MPs leaving her, and also her security, it is only understood that probably she is not in a stable state of mind. अग्निमित्रा पॉल कह रही हैं कि ममता बनर्जी के पीएसओ तृणमूल कांग्रेस के काडर बन गए थे, इसलिए उनको हटाने पर ममता बनर्जी इतनी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का मुद्दा सरकार पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी हर चीज को पॉलिटिसाइज कर रही हैं। ममता बनर्जी भले ही चुनाव हार गई हों, लेकिन वो पुरानी नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा से तो किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी को यही सोचना होगा कि वो पिछले 45 दिन में कहां से कहां पहुंच गई। 80 में से 65 एमएलए साथ क्यों छोड़ गए? सरकार भी गई और ऑपोजिशन चलाने का अधिकार भी गया। 28 में से 20 एमपीज एक नई पार्टी में मर्ज क्यों हो गए? दिल्ली में भी ममता का रुतबा चला गया। अब टीएमसी का फंड फ्रीज हो सकता है। कल तृणमूल के किराए का ऑफिस खाली कराने का आदेश हो गया था। न पार्टी बची, न ऑफिस, न फंड। अभिषेक सीआईडी के चक्कर काट रहे हैं, डेरेक ओब्रायन रील बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि तृणमूल के स्थानीय नेता जहां जहां जाते हैं, पब्लिक उन पर अंडे फेंकती है, चोर चोर के नारे लगाती है। इस तरह का बदलाव पहले कभी नहीं देखा।
जानकार कहते हैं कि परिवार और अहंकार ने पब्लिक को ममता से दूर कर दिया और उन्हें पता ही नहीं चला, इसीलिए आज ये हाल हुआ। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में भी लालू यादव और राबड़ी देवी की सिक्योरिटी को लेकर, बंगले को लेकर सियासत हो रही है। राबड़ी देवी ने सरकारी घर छोड़ने का फैसला किया है। आज उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली करना शुरू भी कर दिया। अब राबड़ी देवी लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव के घर में रहेंगे। तेजस्वी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर पटना के पोलो रोड पर सरकारी घर मिला हुआ है। आज 10 सर्कुलर रोड से राबड़ी देवी के घर से ज्यादातर सामान इसी बंगले में शिफ्ट किया गया। हालांकि राबड़ी देवी विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं, इसलिए बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड बंगला अलॉट किया है, लेकिन उन्होंने पहले इस बंगले में जाने से इनकार कर दिया था। अब उन्होंने लालू यादव की सेहत का हवाला देकर सरकार से इस बंगले में कुछ बदलाव कराने की मांग की है। राबड़ी का कहना है कि लालू की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने उन्हें आइसोलेशन में रहने को कहा है, इसलिए नए बंगले में सरकार उनके लिए एक अलग रूम बनवाए। अभी तक सरकार की तरफ से राबड़ी देवी के नाम पर, उनकी मांग पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करना शुरू कर दिया है और आरजेडी के नेताओं ने सरकार पर हमले शुरू कर दिए हैं। राबड़ी देवी के भाई प्रभुनाथ यादव ने कहा, सरकार बदले की भावना से एक्शन ले रही है, इसलिए जल्दबाजी में तेजस्वी के घर सामान भेजा गया है। प्रभुनाथ यादव ने कहा कि राबड़ी देवी तेजस्वी के घर में ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। कौटिल्य नगर में उनका घर बन रहा है, 1-1.5 महीने में लालू और राबड़ी उसी घर में शिफ्ट हो जाएंगे। माने गलत तरीका है, इसलिए कि नेता विरोधी दलीय हैं। अभी तत्काल में भी अभी कैबिनेट मंत्री के दर्जा है। ऐसे तो जीतन माझी जी हैं, नीतीश बाबू हैं, संजय झा हैं, देवेश चंद्र ठाकुर हैं, शहनवाज हुसैन, ऐसे बहुत लोग हैं, मगर किसी को तो खाली कराने का आदेश नहीं मिला। मगर ये जानबूझकर माने तंग किया जा रहा है, क्वार्टर के बहाने तंग किया जा रहा है। इसे तो बहुत लोग हैं, 50 आदमी हैं, अनगिनत हैं, मगर उन लोगों को कोई नोटिस फोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं। बंगला बन रहा था कौटिल्य नगर में, वो तो लगभग तैयारी हो गया, वहाँ क्यों नहीं जा रही? जाएंगे लोग, तो तैयारी अब हल्का कुछ है, 1 महीने का काम, 1 महीने के बाद तो अपना स्थान, तब जब नहीं मानिएगा तब छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। बंगले के बाद राबड़ी देवी की सिक्योरिटी को लेकर भी सियासत हुई। सम्राट चौधरी की सरकार ने राबड़ी देवी की सिक्योरिटी में कटौती की है, Z+ कैटेगरी की सुरक्षा हटा दी है। इसके बाद से राबड़ी देवी ने सरकार से जो सिक्योरिटी मिली थी उसे लेने से इनकार कर दिया। राबड़ी के घर के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ता तैनात हो गए हैं, लेकिन पता चला कि राबड़ी देवी के घर के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करके सुरक्षाकर्मियों को घर से दूर रहने को कहा। बात ज्यादा न बढ़े, इसलिए अब पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में 10 सर्कुलर रोड से थोड़ी दूर पर तैनात हैं। इस मामले में आज बिहार पुलिस की तरफ से सफाई भी दी गई। पुलिस ने बताया कि लालू यादव को बॉडीगार्ड, घर के लिए गार्ड, एस्कॉर्ट गार्ड, पायलट और BR कार दी गई है। राबड़ी देवी को भी ऐसी ही सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन आरजेडी के नेताओं का दावा है कि पुलिस झूठ बोल रही है, सरकार जानबूझकर लालू यादव के परिवार की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। हालांकि आज लालू यादव जब घर से निकले तो उनके साथ पहले जैसी सिक्योरिटी दिखाई दी, लेकिन लालू ने कहा कि सरकार गड़बड़ कर रही है, सब नीतीश कुमार करवा रहे हैं। सिक्योरिटी आप लोगों की खत्म कर दिया उन्होंने। इसके बाद तेज प्रताप यादव सामने आए। तेज प्रताप ने कहा, जो नेता पंचायत का चुनाव भी नहीं जीते उन्हें भारी भरकम सुरक्षा मिल रही है, लेकिन लालू यादव जैसे नेताओं की सुरक्षा घटाई जा रही है। तेज प्रताप ने कहा, यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो उन्होंने कहा है तो बात सच्चाई होगा, गलत तो नहीं कहेंगे। वो तो नीतीश कुमार कर रहे होंगे, खेल बेल रच रहे होंगे, उनका शुरू से खेल बेल रचे हैं वो। अब बदला लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है तो नीतीश कुमार बताएंगे ना कि आप बदला ले रहे हो कि क्या कर रहे हो आप। उनका बेटा तो कुछ नहीं था, फिर भी उनको सुरक्षा बढ़ाया गया, हर एक चीज किया गया। कहाँ चुनाव लड़े थे क्या निशान जी?
लालू और तेज प्रताप ने नीतीश का नाम लिया तो जेडीयू की तरफ से जवाब आया। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि लालू बेवजह नीतीश को घसीट रहे हैं, वो अब सरकार का हिस्सा भी नहीं है, अगर उन्हें सुरक्षा नहीं लेनी तो ना लें, ये उनकी मर्जी है, लेकिन बेवजह इसे पॉलिटिकल इशू ना बनाएं। जब तक नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे तब तक तो कोई परेशानी हुई नहीं, लेकिन जब सरकार बदली तो सरकार ने आपको नया भवन दिया और अपने मंत्रियों के लिए उन्होंने भवन रखा। इसमें कौन, इसमें नीतीश जी कहाँ है? ये तो सरकार का निर्णय है, इसमें नीतीश जी कहाँ है? नीतीश जी सरकार के पार्ट हैं। अब क्या करिएगा? आज हम ही वापस कर देंगे, मदन सहनी जी वापस कर देंगे, तो क्या करिएगा? इसमें सरकार मतलब सुरक्षा वापस करने से कि हमको ना देखना है कि हम कुछ, इसका मतलब वो लोग अपने आप को सरकार ऐसा, हमारे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत हो गया है कि उनको लगता है कि अब सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन्हें सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए। ये सियासत का विषय नहीं हो सकता। जहां तक सरकारी बंगले का सवाल है तो कोई भी सरकारी घर किसी की पर्सनल और परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। जिसे जो घर अलॉट हो उसे चुपचाप स्वीकार करना चाहिए। सिक्योरिटी और बंगला ऐसे इश्यूज हैं जिनसे जनता का कोई सरोकार नहीं है, इसलिए इन पर शोर मचाकर पब्लिक सिंपैथी हासिल करने की कोशिश बेकार साबित होगी। अब झारखंड की बात करते हैं। आज झारखंड के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा। कांग्रेस के कैंडिडेट प्रणव झा निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी से हार गए। परिमल नाथवानी को बीजेपी ने सपोर्ट किया था। 24 विधायकों के वोट बीजेपी के पास थे। उन्हें सिर्फ 4 एक्स्ट्रा वोटों की जरूरत थी, लेकिन परिमल नाथवानी ने 6 वोटों का जुगाड़ कर लिया और चुनाव जीत गए। असल में झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैद्यनाथ राम को उतारा था, कांग्रेस ने प्रणव झा को, और बीजेपी के पास अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जरूरी 28 वोट नहीं थे, इसलिए बीजेपी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट परिमल नाथवानी को सपोर्ट दिया। और मजे की बात यह कि परिमल नाथवानी को एनडीए के 24 विधायकों के अलावा विरोधी दल के विधायकों ने भी वोट दिया। झारखंड में इंडिया ब्लॉक का बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के प्रणव झा चुनाव हार गए। झारखंड में क्रॉस वोटिंग हुई, इसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी। क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रांची के एक होटल में रखा था। इंडिया ब्लॉक ने भी क्रॉस वोटिंग रोकने और वोट खारिज होने से बचने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर पर मॉक वोटिंग करवाई थी। फिर भी क्रॉस वोटिंग हुई। परिमल नाथवानी को 30 विधायकों के वोट मिले। हालांकि इनमें से 2 इनवैलिड हो गए, लेकिन जीत के लिए 28 वोटों की जरूरत थी, इसलिए नाथवानी की जीत हो गई और कांग्रेस कैंडिडेट को सिर्फ 20 वोट मिले। अपने कैंडिडेट की हार से कांग्रेस के नेता काफी बौखलाए हुए हैं। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के विधायक बिकने को तैयार थे और बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं है, इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार की हार लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। निश्चित रूप से बहुत दुखद इसको घटना ही कहेंगे। झारखंड के लोगों को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कि झारखंड के विधायक भी बिकने वाले हैं और बिके हैं। भारतीय जनता पार्टी का नैतिक पतन हो गया है। आप जानते हैं, जब महाराष्ट्र में खरीदते हैं, बंगाल में खरीदते हैं, सांसदों को खरीदते हैं, 15-15 करोड़ रुपए की कीमत देके खरीदते हैं, तो यहाँ भी 2-4-5 करोड़ दे दिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, अब ये तो अब किसने कितना धोखा दिया है, क्यों दिया है, वो सारी बातों को हम लोग समझेंगे। आगे क्या लगता है, गठबंधन की सरकार झारखंड में रहेगी या कुछ विचार हो? नहीं, ये तो हम लोग सब गठबंधन में बैठ के तय करते हैं और तय करेंगे किसने क्या किया है, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। परिमल नाथवानी मुकेश अंबानी के करीबी हैं, रिलायंस में कॉरपोरेट अफेयर्स के डायरेक्टर हैं, राज्यसभा के लिए नए नहीं हैं, 2 बार झारखंड से पहले भी चुने गए हैं। पिछली बार आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में भेजे गए थे। पुराने खिलाड़ी हैं। इस बार जब उन्हें बीजेपी का सपोर्ट मिला तो निश्चित था वो जीत जाएंगे। वोट मैनेज करना उनके लिए कभी मुश्किल नहीं होता। कांग्रेस वालों ने खामखा उनसे लड़ने में इतनी मेहनत की। 3 दिन बाद होने वाली नीट के री एग्जाम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एयरफोर्स की मदद से एग्जाम्स के पेपर्स की डिलीवरी का काम शुरू हो गया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की है, जहां एयरफोर्स का विमान पेपर डिलीवर करने पहुंचा है।
इस बीच आज एनटीए ने दावा किया कि नीट एग्जाम के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में जो दिक्कत हो रही थी वो अब नहीं होगी। जो टेक्निकल ग्लिच था उसे ठीक कर लिया गया है। असल में 21 जून को नीट का री एग्जाम होना है। स्टूडेंट्स एग्जाम के एडमिट कार्ड 15 जून से डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में छात्रों को मुश्किल हो रही थी। इसकी शिकायत एनटीए से की गई और उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में इंटरवीन किया, अधिकारियों से बात की और इसके बाद 2 घंटे में सारा सिस्टम ठीक हो गया। बाद में बात कर लेंगे, पर्याप्त है। धर्मेंद्र प्रधान आजकल उतनी ही अलर्ट हैं जितना एग्जाम देने वाले छात्र। नीट के री एग्जाम को लेकर कहीं भी दिक्कत की खबर मिलती है तो खुद अफसरों से सीधे बात करते हैं, परेशानी को दूर कराते हैं। आज भी उन्होंने ये किया। उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान की मेहनत का असर होगा, नीट की री एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं होगी और जो 22 लाख छात्र एग्जाम दे रहे हैं उनको राहत मिलेगी। अब बात ईरान और अमेरिका वॉर की। कई दिनों के सस्पेंस के बाद आज आखिरकार अमेरिका और ईरान ने पीस डील पर साइन कर दी। अमेरिका की तरफ से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस के वर्साई पैलेस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर किए। तेहरान में ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान ने इस पर साइन किए और इससे पहले यह बताया गया था कि ईरान और अमेरिका के बीच डील पर स्विट्जरलैंड में सिग्नेचर होंगे। पहले डील साइनिंग सेरेमनी शुक्रवार को जिनेवा में होने वाली थी, लेकिन जिनेवा में प्रोटेस्ट हुए जिसकी वजह से प्रोग्राम को स्विट्जरलैंड से दूर एक अलग शहर में शिफ्ट किया गया था। पहले यह बताया गया था कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस साइनिंग सेरेमनी के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। ईरान की मजलिस के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ भी स्विट्जरलैंड जाने वाले थे, लेकिन कल देर रात प्लान चेंज हुआ। अचानक अमेरिका और ईरान ने इस मेमोरेंडम की डिटेल्स जारी कर दी और फिर डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजेशकियान ने पेपर पर साइन किए। इससे पहले दोनों देशों ने इस मेमोरेंडम पर डिजिटल सिग्नेचर किए थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने G7 समिट के लिए फ्रांस आने से पहले ही डिजिटल सिग्नेचर कर दिए थे। डील की डिटेल सामने आने के बाद अमेरिका में इसका कड़ा विरोध हो रहा है। ट्रंप के सपोर्टर्स, कई सेनेटर्स ने इस डील पर एतराज जताया। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 3 महीने के युद्ध में $200 बिलियन खर्च के आखिर ट्रंप ने क्या हासिल किया, ईरान के साथ डील करके क्या फायदा हुआ, क्योंकि ईरान ने न तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से बंद करने का कमिटमेंट किया है और ना ही अब तक उसकी डील में उसके वेपन ग्रेड यूरेनियम को लेकर कोई ठोस फैसला हुआ। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा ईरान ने परमाणु बम नहीं बनाने का वादा पक्का किया है। अगर ईरान ने वादा तोड़ा तो अमेरिका के पास फिर से बमबारी का ऑप्शन खुला हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया उनकी डील की तारीफ कर रही है क्योंकि उन्होंने ईरान से समझौता करके सबको आर्थिक तबाही से बचा लिया, वरना स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया के तमाम देशों में ऑयल क्राइसिस बढ़ने वाली थी। If I did the opposite, if I went out and continued to bomb them for another 4, just bomb the hell out of them, I'd get bad press on that. No, there's nothing I can do. But what this does is it allows the ships to go. If we keep bombing, those ships won't be going. And you're talking about $500, $600, $700 million a day. It's a lot of money. A lot of money. That's why the world is okay. It's liquid. It's fine. Also, we run out of reserves in about 4 weeks. You know, there are reserves all over the world, and we would really run out. And there'll be a time when you wouldn't be able to get it. And you want to see bedlam? So for all those so-called geniuses that want to show me how smart they are. प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा अगर ईरान से डील नहीं होती तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचना तय था, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों के पास सिर्फ 4 हफ्तों का ही ऑयल रिजर्व बचा था। खुद अमेरिका के ऑयल रिजर्व कम हो गए थे। इसलिए जो लोग इस डील पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अमेरिका ईरान के फ्रीज किए गए एसेट्स रिलीज करेगा, $300 बिलियन देगा, ईरान की क्रूड ऑयल सेल पर और बैंकों पर लगी पाबंदी को हटा लिया जाएगा।
क्या ये सब ये साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है कि ट्रंप किसी भी तरह से जंग के भूत से पीछा छुड़ाना चाहते थे, क्योंकि इस भूत ने अमेरिका की हालत ख़राब कर दी है। जो ट्रंप ईरान में अपनी पसंद की सरकार कायम करना चाहते थे, ईरान के यूरेनियम को अमेरिका लाना चाहते थे, वो बिल्कुल पलट गए। वो तो इस बात पर ही खुश हैं कि स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई पर है और ऑयल की कीमतें नीचे आने लगी हैं। इसे कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी। मिडिल ईस्ट में जंग खत्म हो गई है, लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध और तेज हो गया। आज यूक्रेन ने रूस पर एक साथ 500 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया। रूस की राजधानी मॉस्को समेत कई शहरों को निशाना बनाया। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 250 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए, लेकिन यूक्रेन ने बड़ी संख्या में अटैक ड्रोन भेजे थे, इसलिए रूस के अलग अलग शहरों में काफी तबाही हुई। यूक्रेन का सबसे भयंकर हमला मॉस्को में हुआ, जहां कई ड्रोन्स ने मॉस्को की सरकारी ऑयल रिफाइनरी पर ताबड़तोड़ हमले किए। रूस की रिफाइनरी में भयंकर आग लग गई। ये ऑयल रिफाइनरी पूरे मॉस्को रीजन को तेल की सप्लाई करती है। पिछले एक हफ्ते में ये दूसरा मौका है जब यूक्रेन ने मॉस्को की रिफाइनरी पर अटैक किया। मॉस्को के अलावा यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस के कई और शहरों को भी टारगेट किया। कई ड्रोन रिहायशी इमारतों से टकराए, जिनसे बिल्डिंग्स को काफी नुकसान हुआ है। रूसी सरकार ने बताया कि यूक्रेन के हमलों की वजह से कई लोग मारे गए हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर रूस ने नहीं जारी की है। यूक्रेन के हमले के जवाब में रूस ने भी ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के ज्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया। यूक्रेन और रूस की जंग को 4 साल से ज्यादा हो गए। दोनों का जबरदस्त नुकसान हुआ है, लाखों लोग मारे गए, लेकिन न पुतिन किसी की बात सुन रहे हैं और न ज़ेलेंस्की पीछे हटने को तैयार है। इसलिए जंग कब रुकेगी कोई नहीं कह सकता। अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको सावधान करने के लिए है। व्हाट्सएप से ठगी के मामले कैसे बढ़ते जा रहे हैं, इसका एक और एग्जाम्पल है। इस बार चीट करने वालों ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आई.के. गुजराल के बेटे और राज्यसभा के फॉर्मर मेंबर नरेश गुजराल को शिकार बनाया। नरेश गुजराल के नाम पर ठगों ने उनकी कंपनी के एक अधिकारी से 7 करोड़ 68 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। रात की बात यह रही कि नरेश गुजराल और उनकी बेटी को वक्त रहते पता चल गया कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, इसलिए फ्रॉड करने वालों के खातों में जमा लगभग 4.25 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए। असल में नरेश गुजराल एक टेक्सटाइल कंपनी चलाते हैं। पिछले हफ्ते उनकी कंपनी के एक बड़े अधिकारी के पास व्हाट्सएप से एक मैसेज आया। मैसेज करने वाले ने नरेश गुजराल की प्रोफाइल की तस्वीर लगाई हुई थी। उसने नरेश गुजराल की कंपनी के अधिकारी से अर्जेंटली 1.5 करोड़ रुपए एक बैंक खाते में ट्रांसफर करने को कहा। कंपनी के अफसर को लगा कि नरेश गुजराल ही ये रकम ट्रांसफर करवाने को कह रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए बताए गए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। इसके बाद अगले 4 दिनों तक साइबर क्रिमिनल्स ने गुजराल की कंपनी के अधिकारी से अलग अलग खातों में कुल मिलाकर 7 करोड़ 68 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। फ्रॉड का पता तब चला जब कंपनी के एक अधिकारी ने नरेश गुजराल की बेटी को इसके बारे में बताया। बेटी ने नरेश से बात की तो उन्होंने पैसे ट्रांसफर कराने के बाद से साफ इनकार किया और इसके बाद नरेश गुजराल की बेटी और कंपनी के अधिकारी ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने उस बैंक अकाउंट का पता लगाया जिसमें पैसे ट्रांसफर कराए गए थे। अकाउंट में अभी भी 4 करोड़ 28 लाख रुपए बचे हुए थे, उसे तुरंत फ्रीज कर दिया गया। अब पुलिस ठगों की तलाश कर रही है। नरेश गुजराल को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो बहुत मैच्योर और समझदार व्यक्ति हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बॉर्न स्कूल और सेंट स्टीफन से पढ़े हुए हैं। उनके पिता आई.के. गुजराल देश के बहुत सीनियर डिप्लोमेट थे और बाद में वो देश के प्रधानमंत्री बने। नरेश खुद राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। अगर उनके जैसे व्यक्ति को चीट किया जा सकता है, उनके अकाउंट से 7 करोड़ 68 लाख रुपए निकाले जा सकते हैं, तो आप सोचिए खतरा कितना बड़ा है। अगर आपको ऐसा व्हाट्सएप मैसेज आए जिसमें आपके किसी जानने वाले की
तस्वीर लगी हो तो भी उस मैसेज पर तुरंत एक्ट न करें। खास तौर पर अगर वो किसी मनी ट्रांसफर से जुड़ा हो, किसी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ा हो, जब तक कंफर्म ना हो जाए ऐसे किसी मैसेज का जवाब ना दें। व्हाट्सएप मैसेजेस को लेकर बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है और ज़रा भी शक हो तो 1930 पर फ़ोन करें। साइबर क्राइम के बारे में जितनी जल्दी शिकायत होगी उतनी जल्दी एक्शन होगा और उतनी ही जल्दी फ्रॉड करने वालों को पकड़ा जा सकेगा।